गुड इवनिंग बच्चों। आज हम तुम लोगों को क्लास 10th का एक छोटा सा साइंस का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर से अच्छा खासा सवाल 10th बोर्ड में पूछा जाता है। इस चैप्टर को वन शॉट में आज खत्म करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें लगभग हम लोग 12 से 13 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और सभी टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा ये कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स का अर्थ क्या होता है, एनर्जी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना है सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स का हिंदी होता है स्रोत। स्रोत जहाँ से जिस चीज की उत्पन्न होती है उसे हम सोर्स कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मिल्क प्राप्त हो रहा है, मिल्क कहाँ से मिलती है? तो गाय से मिलती है। तो हमारा मिल्क का स्रोत क्या कहलाएगी? गाय। उसी प्रकार हमें स्रोत जानना है, बट किसका स्रोत जानना है? तो एनर्जी का। एनर्जी का स्रोत किसका स्रोत? एनर्जी का स्रोत जानना है। एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होता है, एनर्जी किस प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के एनर्जी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानना है। सबसे पहले समझेंगे एनर्जी होता क्या है। एनर्जी होता क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनर्जी किसे कहते हैं? वर्क करने की क्षमता को। वर्क का मतलब होता है काम, काम या कार्य। कार्य करने की इफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। कार्य करने की इफिशिएंसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। आप लोग जानते होंगे पावर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होता है? पावर का हिंदी होता है शक्ति। कार्य करने की रेट को, कार्य करने की रेट को, रेट यानी कि दर को, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की रेट को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आज पूरी डिटेल में जानना है एनर्जी के बारे में। एनर्जी का स्रोत, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी किस प्रकार की होती है। तो एनर्जी किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की इफिशिएंसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की इफिशिएंसी यानी क्षमता को क्या कहते हैं? और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कार्य करने की रेट यानी कि दर को हम कहते हैं शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसके बारे में जान लिए, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। अब हम जानेंगे ईंधन क्या होता है। ईंधन क्या होता है? तो वैसा चीजें, वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील हो, वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील हो, आसानी पूर्वक ऊष्मा उत्पन्न करे, आसानी पूर्वक ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ईंधन कहते हैं। वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील का अर्थ होता है जलने योग्य हो, यानी कि उस पदार्थ को हम जलाया जा सकता है ईंधन के रूप में। ईंधन उसी को कहते हैं जो जलने योग्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन बहुत प्रकार की होती है, तो ध्यान देना, एक अच्छे ईंधन का गुण क्या होता है? एक अच्छे ईंधन का गुण क्या होता है? वैसा ईंधन, सबसे बड़ी बात जानना है, अच्छा ईंधन मतलब ज्वलनशील की मात्रा अधिक हो। ज्वलनशील की मात्रा क्या हो? अधिक। हम अच्छे ईंधन कहते हैं, और अच्छे ईंधन का गुण विभिन्न प्रकार का होता है। कहने का मतलब वो सस्ता अवेलेबल हो, उसको भंडारित करने की क्षमता, भंडारित समझता स्टोर करने की, वैसा ईंधन जो स्टोर करने की कैपेसिटी हो, स्टोर कर सकते हैं, जो सस्ता अवेलेबल हो, जो बहुत देर तक यूज कर सके,
अच्छा ईंधन का ये चीज है कि धुआं कम उत्पन्न करे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। वैसा ईंधन जिसको प्रयोग करने के दौरान धुआं उत्पन्न कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कम हो और सस्ता अवेलेबल हो और उसे हम भंडारित कर सकते हैं। इस प्रकार यह सब क्या कहलाता है? एक अच्छे ईंधन का प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या होता है? तो जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिससे धुआं कम उत्पन्न करे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्पन्न हो, जिसको जलाने पर विषैले गैस की मात्रा ना निकले। ये सब क्या है? अच्छे ईंधन का। अच्छा ईंधन से विषैले धुआं नहीं निकलता। ये किस प्रकार का किसका गुण है? एक अच्छे ईंधन का। अब हम इसका गुण जान लिए। अच्छा ये बताना कि अच्छे ईंधन जो होता है वो बहुत महंगा होता है, वो सस्ता अवेलेबल हो, उसको हम स्टोर करके रख सके, लंबे समय तक यूज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम छोड़े कि अधिक कम हो और ज्वलनशील क्या हो? अधिक। मतलब आग पकड़ने की क्षमता कैपेसिटी ज्यादा और बहुत ज्यादा देर तक हीट उत्पन्न करे। ये किसका गुण है जी? किसका गुण है? अच्छे ईंधन का। अब हम बात करने वाले हैं परंपरागत ईंधन, जिसको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गया या नहीं? तो आगे हम बात करने वाले हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो ध्यान देना तुम लोग कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन, इसे हम परंपरागत ईंधन कहते हैं। परंपरागत मतलब इसको अभी भी यूज करते हैं, इसके पहले पीढ़ी वाले भी यूज करते थे, मतलब आज से पहले भी इस ईंधन का प्रयोग में लाया जा सकता था। इस प्रकार के ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बट जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानना है। तो ध्यान देना है इस ईंधन का निर्माण कैसे होता है, इस ईंधन बनता कैसे है। तो ध्यान देना है क्या कि जितने भी पृथ्वी पे सड़े गले जीव या पदार्थ पेड़ पौधा, सड़े गले जीव पेड़ पौधा, जैसे कोई जानवर मर गया उसे धरती के अंदर दफना दिया जाता है, कोई पेड़ टूट गया तो वो धरती के अंदर दबा जाती है और वो करोड़ों वर्ष बाद वो एक ईंधन का निर्माण करता है। उस ईंधन को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। कहने का मतलब जो चीज पृथ्वी के अंदर दब गया, पेड़ पौधा, कोई जानवर, जो जानवर मरता है उसको दफनाया जाता है ना, या धरती के अंदर रखा जाता है उसके बाद ढक दिया जाता है, वो सड़ गल के किसका निर्माण करता है? जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला। क्या आता है जी? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? केरोसिन, ये सब किसका मतलब एग्जाम्पल है? तो ध्यान देना, इसे परंपरागत ईंधन भी कहते हैं। कोयला परंपरागत ईंधन है या नहीं है? पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है या नहीं है? जीवाश्म ईंधन उसे कहेंगे जो करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए थे उससे प्राप्त ईंधन को हम कौन सा ईंधन कहेंगे जी? कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, आगे बढ़ जाए। तो ध्यान से ना, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, एक्स्ट्रा इत्यादि। और आगे बढ़िएगा, चारकोल क्या होता है? हम जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ गए, एक अच्छे ईंधन का गुण समझ गए, ईंधन समझ गए, ऊर्जा समझ गए। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? चारकोल क्या होता है? चारकोल एक प्रकार की लकड़ी होती है और चारकोल को तब
चारकोल में पानी की मात्रा होती है और चारकोल कच्चा पदार्थ होता है। कैसा होता है जी? कच्चा होता है। चारकोल को इतना हीट किया जाता है कि उससे केवल पानी को निकाल लिया जाता है। वैसा लकड़ी या वैसा पदार्थ जिससे पानी निकाल लिया जाता है और उसे ज्वलनशील बना दिया जाता है कि उसमें थोड़ा सा भी आग पकड़ेगा तो बहुत देर तक चलेगा। कहने का मतलब कोई पानी मात्रा, कोई भी कच्चा चीज रहेगा तो उसमें पानी की मात्रा, कच्चा लकड़ी में पानी होता या नहीं होता? तो पानी की मात्रा निकाल दिया जाए और उसे सुखा दिया जाए और उसे हम यूज करते हैं, उससे जब प्रयोग में लाते हैं उसी को हम चारकोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चारकोल कहेगा। चारकोल अधिक देर तक उष्मा दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि चारकोल सूखा होता है और चारकोल बहुत देर तक उष्मा देती है। इसलिए चारकोल भी एक प्रकार का अच्छा ईंधन है। क्या है? चारकोल उसे कहेंगे जो लकड़ी को, किसी लकड़ी को सुखा दिया जाता है, उससे पानी हीट करके, धूप में नहीं, उसे आग नीचे से डाला जाता है और उसको रख दिया जाता है ऊपर में। जब उसकी पानी की मात्रा पूरा निकल जाती है तो वो क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चारकोल। समझ में आया जी? आगे बढ़े। पवन ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? तो ध्यान देना है कि हम पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? इसे हम विंड एनर्जी भी कहते हैं। कौन सा एनर्जी? विंड मतलब क्या होता है बाबू? हवा। विंड मतलब क्या होता है? तो तुमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि वैसा ऊर्जा जो हवाओं के द्वारा प्राप्त हो, उस प्रकार के ऊर्जा को हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं? हवाओं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देना, ये बड़े बड़े कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है, इसमें बड़े बड़े पत्ती लगा दिया जाता है और इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है बाबू? पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। पवनों वाला देश कहा जाता है डेनमार्क। कौन सा देश? डेनमार्क। डेनमार्क। पवनों वाला मतलब ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पे उत्पन्न किया जाता है? कौन सा देश में? कहने का मतलब पवनों वाला ऊर्जा कौन सा देश है? डेनमार्क। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? मतलब विंड से प्राप्त यानी कि हवा से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? आगे बढ़ जाना। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा की बात करने वाले किसके बारे में? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त एनर्जी को कौन सी एनर्जी कहते हैं? जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है एनर्जी, उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहते हैं? सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? अब हम बात करने वाले नाभिकीय संलयन। क्या बात करने वाले? हम सभी को समझाने के बाद ऑनलाइन वाले को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ऑफलाइन वाले को क्लास में ही लिखाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले थ्योरी को समझिएगा, उसके बाद पीडीएफ मिलेगा, उससे नोट कर लेना। तो ध्यान दीजिए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाभिकीय नाभिकीय संलयन क्या होता है? ध्यान देना है कि संलयन मतलब होता है मिलना। मिलना कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं, संयोग या मिलना। तो ध्यान देना, नाभिकीय कहने का मतलब, नाभिकीय संलयन का मतलब, कहने का मतलब दो छोटे छोटे पिंड को, जब दो छोटे छोटे पिंड मिलकर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, सभी दोनों पिंड आपस में संलयन होकर, संलयित या संलयन होकर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के प्रकार के पिंड मिलकर एक बड़े पिंड का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। जब दो छोटे छोटे पिंड मिलकर, जब दो छोटा छोटा पिंड मिलकर एक बड़े पिंड का निर्माण करे
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संलयन का अर्थ होता है मिलना जुलना की अलग होना। संलयन का मतलब था मिलना या संयोग करना, एक दूसरे से कंबाइन होना। और संलयन का मतलब होता है दोनों मिलकर एक नया पिंड का निर्माण करना। क्या कहलाता है? नाभिकीय। एक और इसी का भाई है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय क्या है बाबू? विखंडन। नाभिकीय विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ होता है क्या होता है? टूटना। मतलब टूट कर अलग होना। टूटना क्या होना? टूटने का मतलब, कहने का मतलब, जब तुम बता रहा कि नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना, तब विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। हम कह सकते हैं जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस। मतलब सर एक बड़े नाभिक या बड़े पदार्थ या बड़े पिंड जब टूटकर दो छोटे छोटे पिंड में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, जब एक बड़े पिंड दो छोटे छोटे हल्के पिंड में विभाजित हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं बाबू? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में बड़े बड़े पिंड टूटकर छोटे छोटे पिंड का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में जब छोटे छोटे पिंड मिलकर एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस प्रकार नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन है, जस्ट उसी प्रकार नाभिकीय संलयन, नाभिकीय और नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में देखिएगा? और नवीकरणीय ऊर्जा। इसे मतलब समझना है कि वैसा ऊर्जा जो एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, वैसा ऊर्जा जो एक बार प्रयोग कर लिए उसे दोबारा यूज में लाया नहीं जा सकता है, उस प्रकार के ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बाबू? और नवीकरणीय ऊर्जा। एक बार उस ऊर्जा को प्रयोग में कर लिए फिर दोबारा पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के ऊर्जा को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? और नवीकरणीय एनर्जी। तो ध्यान देना है कि इसका एग्जाम्पल अगर बताया जाए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम। एक बार पेट्रोल यूज कर लेगा दोबारा भी यूज करेगा? ऐसा थोड़े ना, तो पेट्रोलियम बनता है। एक बार पेट्रोल यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार कोयला को प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार की एनर्जी को कौन सी एनर्जी कहते हैं? नवीकरणीय एनर्जी। आगे ध्यान देना है, नवीकरणीय एनर्जी वैसा एनर्जी जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उस प्रकार की एनर्जी को हम क्या कहते हैं जी? नाभिकीय एनर्जी। वैसा एनर्जी जिसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम नाभिकीय एनर्जी कहते हैं। जैसे हवा, जैसे सौर ऊर्जा। तुम बताओ हमको कि एक बार तुम लोग बताना है कि सौर ऊर्जा को एक बार यूज कर लिए का दोबारा यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो सौर ऊर्जा हमारा बेस्ट एग्जांपल है नवीकरणीय ऊर्जा का। और हवा, एक बार पवन ऊर्जा इससे प्राप्त कर लेंगे, हवा का एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हम, तो हवा क्या कहलाएगा बाबू? नवीकरणीय। कोयला क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम क्या कहलाएगा? नेक्स्ट देखिएगा, सौर कुकर या सोलर सेल। सोलर कुकर भी कहते हैं, सोलर सेल एक अलग चीज है। और सौर कुकर से लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुकर की बात किया गया। और वो कुकर है क्या? कुकर का क्या उपयोग है? कुकर का यूज क्यों हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद रखें कि यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। बच्चों को समझ में जो पॉइंट नहीं आ रहा वो कमेंट कीजिएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर रिप्लाई देंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या समझाना है आप? सौर कुकर। कौन सा कुकर? सौर कुकर।
सौर कुकर। देखिए यहाँ पे कुकर बनाया जाता है और इस पे सूरज का प्रकाश डाला जाता है। इसका सूरज का प्रकाश इस पे डाला जाएगा। लगभग 2 से 3 घंटे तक इसका सूरज का प्रकाश जब डाला जाएगा और इसके बीच एक दर्पण लगाया जाता है, जिस दर्पण का नाम है, कौन सी दर्पण बाबू? कौन सा दर्पण? तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण पे जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे कुकर पे जाएगा और हमारे कुकर पे इसी तरह से लगातार 2 से 3 घंटा ये प्रोसेस होने के बाद हमारे कुकर हीट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बाबू? टेम्परेचर, यानी कि हीट होता है, यानी टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और यह टेम्परेचर 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक उत्पन्न होता है। और जब इतना टेम्परेचर होने के बाद इसमें जो भी चीजें रखेंगे, चावल वगैरह वगैरह चीजें जो भी रखेंगे, वो सारा उबलना स्टार्ट हो जाएगा और खाना हमें आसानी पूर्वक क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ध्यान देना, सौर कुकर को सूर्य के सापेक्ष रखने के बाद उसके बीच कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? दर्पण रखने का द्रव्यमान कुकर रखते हैं। कुकर में इस प्रोसेस को कितना देर तक कराया जाता है? 3 आवर कराने के बाद ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न करता है और इस तापमान के द्रव्यमान इसमें जो भी खाना रखते हैं वो क्या हो जाता है? बनने लगता है, पक जाता है। क्या होता है? पक जाता है। इस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को, ये प्रोसेस किससे हुआ? सूर्य से हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सौर कुकर। इसमें कुकर का यूज हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को सौर कुकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कुकर। सौर कुकर या सोलर कुकर। सौर कुकर या सोलर कुकर, ये बताना है। सोलर कुकर के बारे में समझ में आया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सौर कुकर का लाभ क्या है, सौर कुकर का हानि क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, सौर कुकर से प्रॉफिट क्या। तो इससे क्या प्रॉफिट है? इससे हमें ईंधन की बचत हुई। दूसरी बात हुआ, यह बहुत सस्ती अवेलेबल है। इसमें केवल दर्पण की जरूरत है। इससे धुआं उत्पन्न नहीं होती है। धुआं उत्पन्न नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न नहीं होता और हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है? स्वास्थ्य लाभदायक होता है। और कही जाए ये बहुत सस्ता प्रोसेस है और इस प्रोसेस से धुआं उत्पन्न भी नहीं होता है, खाना भी बन जाता है, कोई प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। हमारा ये क्या कहलाया? लाभ कहलाया। क्या कहलाया? लाभ। किससे लाभ के बारे में जाने हम? सौर कुकर से लाभ। सौर कुकर से लाभ। अब हम बात करने वाले हैं सौर कुकर से हानि। सौर कुकर से ये हानि है कि सौर कुकर के द्वारा रोटी बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कम करने की कोनो सिस्टम नहीं है। जो टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखेगा। ये नहीं है कि इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, इससे रोटी नहीं बन सकता है। बरसात की दिनों में, बरसात के दिनों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जब बरसात पड़ा तब बहुत दिन क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। इससे खाना बनेगा? नहीं बनेगा। ये सब क्या है? इसका हानियां ये है कि इससे रोटी नहीं बनाया जा सकता है। इसका तलने में उपयोग नहीं किया सकता। तलने समझता है ना? इसको तलने में प्रयोग, किसी भी प्रकार की चीज को तलते है ना, वो तलने में नहीं करते हैं। बरसात में इसका उपयोग नहीं करते हैं। बादल की दिनों रहती है, फिर उस दिन भी इसका उपयोग नहीं होता। ये क्या कहलाया? हानि कहलाया। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम 100% खाना सौर कुकर से ही बनाएं तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि मौसम बदलता, मौसम बदलने के दरमियान सौर कुकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सौर कुकर का प्रयोग करेंगे? नहीं कर सकते।
हम देख लिए कि सौर कुकर क्या है, सौर कुकर से लाभ क्या है, सौर कुकर से हानि क्या है। ये सारा चीज के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया। ऑनलाइन वाले का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है डीके कोचिंग सेंटर, उसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाए अच्छी तरह से आप लोग नोट बना लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।